साथियों, हमारा देश जब भी कोई भी कार्य करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं। भाई मान लीजिए मैं आपसे यह कहूं कि आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, या सैलरीज का दिया जाना हो रहा है, या किसी भी प्रकार की सब्सिडी का दिया जाना हो रहा है, ये सभी सरकार के खर्चे हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं रिवर्स में पूछूं कि सरकार की आय कैसे होती है, तो मैं कह सकता हूं कि साहब आय के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे सरकार टैक्सेशन लगा सकती है, सरकार जो है वो बाहर से जो उनको एक प्रकार का अनुदान प्राप्त होता है, अनुदान का मतलब हुआ उनको मदद प्राप्त होती है ना विदेशों से, उसकी वजह से भी टैक्स मतलब आमदनी हो सकती है। सरकार के पास आय के साधन, सरकार के पास व्यय के ऑप्शन, ये दोनों होते हैं। एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इस बात को समझें, यदि सरकार की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो, इसको यूं कहा जाए कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो, यानी हमारी आय कम हो और खर्चे ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास प्राप्त होता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा अभी वर्तमान में हमारी जीडीपी का, यानी जो हमारी वर्तमान में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन चल रहा है, उसका लगभग आप मतलब फिस्कल डेफिसिट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर यह डेटा चल रहा है 6.8% का। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब यह है कि आज अगर हमारी जीडीपी $3 ट्रिलियन की है तो 7 से गुणा कर लीजिए आप, $210 बिलियन का हमारे ऊपर कर्जा चल रहा है। फिर से सुनिएगा, मतलब समझिएगा, फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है यह समझिएगा। देश को चलाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है उससे ज्यादा पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं। मतलब हमारी जो आय है ना, उससे ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं। और अगर हम डेटा निकालें तो $3 ट्रिलियन की तुलना में हम 7% के आसपास घाटे में चल रहे हैं। हमारी जीडीपी का इतना घाटा हम लोग लेके चल रहे हैं। उससे क्या होगा, ये जो घाटा है ना, इस घाटे को पूर्ति करने के लिए हमें दुनिया भर से कर्जा लेना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, कर्जा कहां से लेंगे? तो कर्जा लेने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की बैंक्स हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, या ब्रिक्स बैंक हो, एनडीबी, ये सब जो बैंक्स हैं इनसे हम पैसा बोरो करते हैं, नंबर एक। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस घाटे से निपटने के लिए सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच देती है। सरकारी संपत्तियां जैसे विनिवेशकरण, जिसको आपने डिसइन्वेस्टमेंट देखा, जैसे रेलवे का हुआ, जैसे एलआईसी का हुआ, इन सब के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जा रहा है ताकि सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट लोगों को देकर सरकार पैसा प्राप्त कर ले। इसका मतलब समझिए, यदि सरकार की आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो दो प्रकार के परिणाम निकलते हैं, या तो आप कर्जे लोगे या सरकारी संपत्ति को बेचोगे। भारत की बड़ी समस्याओं में से एक तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। क्यों हुआ ये? हमारी नीतिगत कार्यों की वजह से हुआ है ये। सर इसको कम कैसे करें, क्या है इसका तरीका, इससे बचने का तरीका क्या है? आप पहले पहचानिए कि आप सबसे ज्यादा खर्चा किस पे कर रहे हो। निकल कर आएगा कि सरकार के खर्चों में जो फ्रीबीज हैं, फ्रीबीज का मतलब क्या हुआ, ये जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जाती हैं, नंबर एक। और नंबर दूसरा, जो सरकारें सब्सिडी देती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। अभी रिसेंट डेज में पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में जो कमी की गई है, उनसे भी सरकार का अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। दूसरी हमारे रिव्यू के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो क्या है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसको आप यूं समझिए कि हम लोग जो सामान खरीद और बेच रहे हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, जो आप ट्रेड डेफिसिट समझ सकते हैं। साथियों, हम दो चीजों का व्यापार करते हैं, हम व्यापार करते हैं वस्तुओं का और हम व्यापार करते हैं सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में जो हमें घाटा होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में आजकल पढ़ा जा रहा है। भारत को इन दिनों पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण, डॉलर की घटती हुई वैल्यू के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से इस रिपोर्ट में जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा निकाली गई, उसमें लिखा गया है कि भारत इस समय ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, यानी कि ओवरऑल हम लोग घाटे में चल रहे हैं। फिर सवाल बनता है कि सर इससे क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स में मेरे प्यारे साथियों, इस घटना से जो चीज पैदा होती है
दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन नहीं, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई तो बढ़े लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए। एक तो होता है, देखिए, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो भी महंगाई बढ़ती है ना, वो इन्फ्लेशन के अंदर पार्ट काउंट हो जाता है कि भाई ठीक है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग खर्च करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, ये परिस्थिति स्टैगफ्लेशन की कहलाती है। और अगर स्टैगफ्लेशन को और व्याख्या करूं तो इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाती है, हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, अधिकांश इकोनॉमियों में इस समय मंदी आ जाती है, और साथियों पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज देखने को मिलता है। इस कारण से स्टैगफ्लेशन होता है। तो भारत के लिए क्या कहा गया है, आप न्यूज पढ़ सकते हैं जिसमें यह मेंशन किया गया है कि स्लोइंग ग्रोथ लाइकली बट लो स्टैगफ्लेशन, यानी इंडिया में हमारी ग्रोथ कम है, ये लो स्टैगफ्लेशन को दिखाती है। मैंने इसके ऊपर अभी 2 दिन पहले एक सेशन किया है, आर्थिक मंदी आने वाली है, आप उस सेशन को जरूर देखें। ये वो कारक हैं जिसकी वजह से आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि आर्थिक मंदी के बारे में मैंने क्यों स्टेटमेंट दिया था। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूज भी समझ में आ गई होगी। फिलहाल के लिए